अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 10 पाक स्टडीज़ का, जिसे आज कंटिन्यू करना है। तो लेक्चर का टॉपिक कुछ यूँ है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज़ टुवार्ड्स मुस्लिम, कि कांग्रेस की जो वजारतें थी उस वक्त उनकी पॉलिसीज़ क्या थी मुसलमानों के लिए। इसमें टॉपिक्स जो कवर होंगे वो है इलेक्शंस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, सूबाई हुकूमतें, देयर पॉलिसीज़, उनकी पॉलिसियाँ और मुस्लिम रिस्पॉन्स। इसके बाद मुसलमानों का क्या रद्द अमल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक हो गया। इसके मुताबिक 1935 was not fully promulgated but the only provincial part was introduced in the country। मतलब कि वो एक्ट अभी प्रॉपर कंट्री में नहीं था, ना ही राइज किया गया था। सिर्फ प्रोविंशियल पार्ट में, कंट्री के सूबों में, सिर्फ प्रोविंशियल सतह पर, सूबाई सतह पर उस एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड इट बट एग्रीड टू कंटेस्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने जो था उस वक्त ब्रिटिशर्स की जानिब से जो करवाया गया था इंट्रोड्यूस, इस एक्ट की मुखालफत की, क्रिटिसाइज किया इसे, लेकिन फिर इस बात पर रजामंद हुए कि वो प्रोविंशियल इलेक्शंस में मुकाबला करेंगे गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आ जाता है 1937 इलेक्शंस, उसे डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। 1937 के इलेक्शन जो थे हेल्ड हुए थे रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, महदूद सतह पर, एंड सेपरेट इलेक्टरेट्स और सेपरेट इलेक्टरेट चुनने का मौका दिया गया। कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज एन ऑल इंडिया फोर्स representing the religious and factions of the society. The Muslim League contested for the Muslim seats. कांग्रेस ने खुद को एक ऐसा मनवाया कि वो ऑल इंडिया की फोर्स के तौर पर उभरी, मतलब कि यही था कि वो ऑल इंडिया की डिमांड्स प्रेजेंट कर रही है, जबकि वो अपने रिलीजन्स, वो उनका ये भी कहना था कि वो ऑल रिलीजन्स की चीज़ें प्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है ऑल रिलीजन्स को, लेकिन ऐसा नहीं था। मुसलमानों को उसने बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं किया था। और मुस्लिम लीग जो थी वो मुस्लिम सीट्स के लिए लड़ी हासिल करने के लिए। देयर वाज अ टफ कंपटीशन फ्रॉम द अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी मुस्लिम लीग के अलावा, उसकी वजह से भी काफ़ी टफ था कंपटीशन। इसके बाद ये इलेक्शन जो था 1937 का, ये कंप्लीट हुआ था फरवरी 1937। ये आपसे एमसीक्यूज वाइज पूछा जा सकता है। कांग्रेस कार्ड मेजोरिटीज इन 5 प्रोविंसेस, 5 सूबों में उस वक्त कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई थी, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार एंड ओडिशा। अगर आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस को कौन से सूबों में सूबाई सतह पर जो मेजोरिटी थी वो मिल गई थी, तो वो है मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार एंड ओडिशा। बेसिकली उर्दू में अगर ओडिशा को किया जाए प्रोनाउंस तो अरीसा बनता है। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्ट इन मुंबई एंड वोन 704 आउट ऑफ 1585 जनरल सीट्स। कांग्रेस जो थी उसने 1585 सीट्स में से 704 सीट्स हासिल करके मेजोरिटी हासिल कर ली थी, एक बड़ी फतह थी। मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली, मुस्लिम लीग ने बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म किया और सिर्फ 21% मुस्लिम सीट्स मतलब क्या कहते हैं हासिल कर सकी, जहां मुसलमानों की मेजोरिटी भी थी। एनीवे, पंजाब, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फॉर्म पंजाब एंड सिंध, इट वाज मोस्टली ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड ओपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप्स। ये क्यों था? इस वजह से मुस्लिम लीग को कम सीट्स मिली, वो भी मुसलमानों के ही मतलब सूबों में जहाँ पर मेजोरिटी थी, जहाँ जिन जगहों पर, क्योंकि ओपोजिशन जो थी वो मुसलमान को उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे थे, खिलाफ हुए थे एक दूसरे के, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी वो ग्रुप्स में बटी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सेकंड पॉइंट ऐसे स्टडी करते हैं जी जनाब। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, के प्रोविंशियल सूबाई गवर्नमेंट क्यों बनाई गई थी। 1937 जुलाई में कांग्रेस ने गवर्नमेंट को 6 गवर्नमेंट बनाई और उसे 6 प्रोविंसेस में, मतलब 6 प्रोविंसेस के साथ गवर्नमेंट बनाई, जिसमें 6 प्रोविंसेस थे। इनमें NWFP था, खुदाई खिदमतकार, एंड कांग्रेस फॉर्म्ड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। इन द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस मुस्लिम्स कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे वहां पर मुसलमान जो थे वो गवर्नमेंट ना बना पाए। मुस्लिम लीग डिजायर टू बी इन गवर्नमेंट इन द यूपी, मुस्लिम लीग यूपी में गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने कॉन्टेस्ट किया, मुकाबला किया कंडीशनल सपोर्ट पर आकर। इसके बाद क्या हुआ, डिसॉल्व कुछ पॉइंट्स हैं। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड
ऑल इंडियन मुस्लिम लीग मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, उन्हें एक अलग ग्रुप के तौर पर फंक्शन नहीं किया जाने दिया जाएगा। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिगेंस टू द कांग्रेस, मतलब कि वो अपना अपना इंटरेस्ट शो करें, एक किस्म की गुलामी इख्तियार कर लें कांग्रेस की, क्योंकि इस वक्त वही थी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी। वो ये भी चाहती थी कि यूपी में भी उसी की गवर्नमेंट हो। Definitely, the above mentioned terms were devised to subvert the existence of the Muslim League. Therefore, no agreement was possible on the issue. क्योंकि ये जो तीन चीज़ें थी ये मानने वाली तो थी नहीं। बेशक मुस्लिम लीग हारी हुई थी लेकिन मानने वाली किसी भी सूरत में नहीं थी। तो मुस्लिम लीग ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो था उस वक्त कबूल करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है जी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट्स। पॉलिसीज क्या थी? 1937 से जुलाई 1937 से नवंबर 1939 तक 2 years 4 months के वक्फे में क्या उनकी पॉलिसीज थी। उनमें सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट ऑल कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस लॉन्च एंटी मुस्लिम ड्राइव बेसिकली टू एक्सक्लूड द मुस्लिम्स लीग एंड अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस। द कांग्रेस लीडर had came to know that the Muslim League had got roots in the masses. They started Muslim mass contact movement to the defame in the Muslim League in their favor. हाँ जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो चाहती थी उन्होंने एंटी मुस्लिम मूवमेंट शुरू की ताकि मुसलमानों को और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम लीग और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो और हैं, उनको दूर रखा जाए गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस से, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट बना रही थी। चाहे जो भी हो, लेकिन जो पार्टीज होती हैं जिनके पास सीट्स वगैरह होती हैं उन्हें ज़रूर इस प्रोसेस में शामिल किया जाता है, बेशक वो अपोजिशन ही क्यों ना हो गवर्नमेंट बनते वक्त। तो कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्हें पता था कि मुस्लिम लीग जो है वो अगर इन्वॉल्व हुई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कहते हैं कि दे स्टार्टेड मुस्लिम मैस कंटैक्ट। मुस्लिम मैस कंटैक्ट शुरू किया गया, एक मूवमेंट थी, एक तहरीक थी, जिसका मकसद क्या था कि उन्होंने अपनी फेवर जो थी ना मुसलमानों की अपनी तरफ करनी थी इस कॉन्टैक्ट के जरिए। इसमें क्या हुआ? दे वर मेकिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिसीज दैट प्रोमोटेड द हिंदू कल्चर एंड सिंबल्स इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर। वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे थे, कल्चरल और एजुकेशनल पॉलिसीज, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रही थी, और सिंबल था, निशान था, एक जाहिरी दिखाई दे रहा था, इजीली निशान है कि इंडियन कल्चर है ये। दे इंट्रोड्यूस्ड बंदा मातरम एंथम फॉर आनंद मैथ इन द इंस्टीट्यूशन एंड ऑफिसेज एटसेट्रा। उन्होंने एक एंथम उस वक्त बंदा मातरम के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया और आनंद मैथ इन द इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम आनंद मैथ इन द इंस्टीट्यूशंस की मदद से इंट्रोड्यूस करवाया गया एटसेट्रा। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एंथम। इसके बाद द हिंदी लैंग्वेज वाज गिवन टू टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पॉलिसीज, और हिंदी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई इनकी पॉलिसीज में। वर्धा एजुकेशनल स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, मुसलमानों को मुसलमानों को कन्वर्ट किया जाए मुस्लिम्स इनटू हिंदूज थ्रू प्राइमरी एजुकेशनल लिटरेचर, मतलब कि अपने एजुकेशनल लिटरेचर के जरिए वर्धा एजुकेशनल स्कीम जो थी वो ये थी कि मुसलमानों को कन्वर्ट किया जाए मुस्लिम से हिंदूज में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ हीरोज, हिंदू हीरोज लाइक गांधी एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री बिकेम देयर मॉरल ग्रेड। ये उस वक्त क्या था कि मुसलमानों की हिस्ट्री जो थी उसे मिटाना, मुसलमानों को पीछे धकेलना, मुसलमानों के साथ ज्यादतियां करना उनके लिए एक लालच बन चुका था, और गांधी को एज अ हीरो एक्सेप्ट करना, उसे मानना, उसी के आर्डर्स पर चलना उनके लिए एक मतलब हुक्मनामा किया, उनके लिए एक ऑर्डर बन चुका था हिंदुओं के लिए, और वो उसे एक्सेप्ट करते थे। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज और न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब्स। उन्होंने पॉलिसी फॉलो की, डिस्क्रिमिनेशन की तकसीम की सर्विसेज में, और नई जॉब्स जो आई उन्हें कम दिया गया मुसलमानों को। इसके बाद आ जाते द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अडॉप्टेड ओवरऑल नेगेटिव एंड क्रूअल एटीट्यूड स्पेशली टुवर्ड्स द मुस्लिम एक्टिविस्ट। कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी उन्होंने अडॉप्ट जो एटीट्यूड, अपना रवैया अपनाया मुसलमानों के लिए, वो नेगेटिव था और बहुत ही सख्त था। वो भी सिर्फ मुसलमान जो एक्टिविस्ट वो थे उस वक्त, जो वर्कर आजकल जिन्हें हम सोशल वर्कर्स कहते हैं, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। दिस अनजस्ट ट्रीटमेंट कंपेल द मुस्लिम्स टू बी डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये जो ट्रीटमेंट था मुसलमानों के लिए, इसने क्या किया, इसने मुसलमानों को इस काबिल किया, इस अनजस्टिस ट्रीटमेंट, नाइंसाफी वाला जो सलूक था, इसने मुसलमानों को इस काबिल किया कि वो खुद को डिसिप्लिन बनाएं एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर हिस्से में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
जी, इसके बाद मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स था। मुस्लिम जो थे वो थ्योरेटिकली थियोक्रेटिक इंक्लिनेशन से जो आने वाली थी इंक्लिनेशन, वो उससे वाकिफ थे, जो कि हिंदू पीपल चाह रहे थे मुसलमानों पर डाली जाए। इसके बाद इन्होंने एक क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट अरेंज की। दे पब्लिसाइज देयर पॉलिसीज, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज को पब्लिकली किया और रेज किए इश्यूज जो मुसलमानों ने रेज किए उस वक्त। Mobilization of Muslims on these matters required keen probe to collect the original facts of the Hindus' atrocity. बेसिकली इस पॉइंट में इतना ही बताया जा रहा है कि इन्होंने उस वक्त जो कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही थी उसके टुवर्ड अपने इश्यूज रेज किए कि इन इश्यूज पर कोई भी मतलब इनकी जानिब से कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद पीरपुर रिपोर्ट जो थी 28 मार्च 1930 को काउंसिल ऑफ मुस्लिम लीग अपॉइंटेड एन 8 मेंबर कमेटी। मुस्लिम लीग की काउंसिल ने 8 मेंबर्स की कमेटी कायम की, जिसमें पार्टनरशिप प्रेसिडेंटशिप ऑफ जिसमें सदर जो थे सदारत जिन्होंने की थी राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर दैट रिप्रेजेंटेड, और उन्होंने खुद ही रिपोर्ट प्रेजेंट की थी नवंबर 15 1938 में। इट ट्राइड टू डिग आउट द क्रुएल्टीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स इन 7 प्रोविंसेस। ये जो कांग्रेस इन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस की जो नाइंसाफियां हैं 7 प्रोविंसेस में हुई उन्हें उजागर किया जा सके। The report took up the Congress fought to the rival Muslim organizations, intimidations and threat to the pro-Muslim League people. बेसिकली यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इन्होंने फिर एक बार आवाज़ उठाई अपने लिए, अपने हक के लिए। जो 7 सूबों में ज्यादतियाँ हुई थी मुसलमानों के साथ, उन्हें हकूक नहीं दिए गए। इसके बाद शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के जो डेप्यूटेड थे मिस्टर शरीफ मेंबर्स के साथ मिलकर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि ये इंजस्टिस किस डिक्टेटोरियल रूल ऑफ हिंदूज के तहत हुआ, मतलब क्यों ऐसे किया गया मुसलमानों के साथ, इसकी वजह क्या थी, इंजस्टिस हुआ क्यों। दिस रिपोर्ट मैनली कलेक्टेड द फैक्ट्स। इस रिपोर्ट ने जो फैक्ट्स कलेक्ट किए थे उनमें क्या शामिल था, कंसंट्रेटिंग ऑन इल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विद द मुस्लिम्स इन बिहार। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का बिहार में मुसलमानों के साथ बहुत ही बुरा सलूक था। लास्ट आ जाता है आई थिंक फजलुल हक रिपोर्ट दिसंबर 1939। इस रिपोर्ट में यही बेसिकली बताया जा रहा है, आपने इतना ही माइंड में रखना है कि पाबंदियां जो लगा दी गई थी मुसलमानों पर वो अलार्मिंग सिचुएशन थी उस वक्त के मुसलमानों के लिए, क्योंकि अजान बंद कर दी गई थी, मास्क पर अटैक होने लगा। इसके बाद हिंदुओं ने स्कैंडल्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दिए और जो गाय का गोश्त था उसे मना कर दिया खाने से। तो ये जो था उस वक्त कांग्रेस का बहुत बुरा रवैया था और ये बहुत ही खतरनाक था मुसलमानों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। ये सभी जो रिपोर्ट्स हैं इन्होंने यही डिस्क्राइब किया कि एक हिंदू राज क्रिएट करने की कोशिश की थी कांग्रेस ने उस वक्त, मुस्लिम कल्चर को ओवरवेलम करना चाहा, इनकी आइडेंटिटी को ख़त्म करना चाहा। ये रेगरस थ्रेट था, मतलब मुसलमानों के लिए बहुत बुरा थ्रेट था, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब जो मुसलमान चाहते थे उससे रिलेटेड ये बहुत ही बुरा थ्रेट, मतलब एक खतरा था इनके लिए। लास्ट पे आ जाता मुस्लिम लीग एक्टिविज्म की बात कर लेते हैं शॉर्ट से। जी लास्ट पे कुछ यूँ कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने हाईलाइट कर दिए थे इश्यूज जो मुसलमानों के थे उस वक्त। इट ऑर्गेनाइज द मुस्लिम कम्युनिटी, और इस वजह से क्या हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी एक ऑर्गेनाइज हो गई थी, वो आने वाली मुश्किलात को हैंडल कर सकती थी। मुस्लिम लीग ने एक सेशन हेल्ड किया था लखनऊ में अक्टूबर 1937 में, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स जिनमें फजलुल हक साहब पार्टिसिपेट किया उन्होंने, वाइल सिकंदर हयात उसादुल्लाह खान ने अनाउंस किया सपोर्ट मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीडर्स जो थे ये वही है कि उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कांग्रेस पॉलिसीज पर, प्रोटेस्ट किया, हिंदू राज को ख़त्म करने की कोशिश की जो वो कायम करना चाह रहे थे। इन्होंने मुसलमानों के गिर्द रियलाइजेशन कायम की ताकि वो अपने आप को पहचान सके और कांग्रेस के रूल्स को ना माने और सीरियस थिंकिंग के लिए अपने आप को आमादा करें ताकि वो अपने फ्यूचर्स को सेव कर सकें। इसके बाद कुछ ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार सितंबर 1939 जो हुई उसने मुसलमानों के लिए एक ब्लेसिंग्स, मुसलमानों के लिए एक खुशी का बायस बनी, क्योंकि कांग्रेस ने नवंबर 1939 में रिजाइन कर दिया था। मुस्लिम्स ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस ऑन दिसंबर 22, 1939। डे ऑफ डिलीवरेंस मतलब निजात का दिन था मुसलमानों के लिए, कांग्रेस से निजात मिल गई थी आई थिंक, क्योंकि उन्होंने रिजाइन जो कर दिया था गवर्नमेंट से सेकेंड वर्ल्ड वार सितंबर 1939 के बाद। तो नवंबर 39 में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, दिसंबर 22, 1939 निजात का दिन था। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग ने अपनी पोजीशन दोबारा रिफाइन की, दोबारा उन्होंने अपने गोल्स किए और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स पर काम करना शुरू कर दिया। सिंपल यही बात थी। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।